This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज का दिन जो है ज़बरदस्त रहा डे ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे होती रही. कुछ ने कमाया होगा, कुछ ने गंवाया होगा. स्टार्ट होते ही 109 प्लस, उसके बाद 46 माइनस पे आ गई, फिर 153 प्लस 39,409 का लेवल. उसके बाद जुमे की नमाज से पहले की क्लोजिंग में वापस ये 50-60 के प्लस पे आई, और उसके बाद खुलने के बाद 123 प्लस, उसके बाद नीचे आई और अभी -24 पे खड़ी है. इस दौरान +24 भी हुआ, फिर -24 पे खड़ी है अभी, और अभी मार्केट चल रही है. अभी चल रही है मार्केट. अगर आप लोग चाहें तो ये माइनस को ख़त्म कर दें ताकि ये पूरा वीक जो है ना हमारा प्लस में क्लोज़ हो जाए. मंडे के दिन 401 पॉइंट का इजाफा, ट्यूसडे को 663 का प्लस रहा, वेडनेसडे को 17 और कल 207 पॉइंट. तो बहुत ही अच्छा हफ्ता गुजरा है ये. आज अगर हम नेगेटिविटी को ख़त्म कर दें तो वी कैन से कि द होल वीक वाज वेरी वेरी पॉजिटिव. दुनिया भर में सिचुएशन ये रही कि तेल जो है वो 45.2 का हो गया, 1% डाउन है ये, और उसकी वजह से नहीं, आजकल इतना रिलेट नहीं करता ऑयल. डाउ जोन्स में 134 का इजाफा है, S&P में 11, नैस्डैक में 28 और नीके 111 प्लस, हैंसेंग 98 प्लस, शंघाई नो चेंज, सेंसेक्स में 105 माइनस है. हम लोग शायद सेंसेक्स बॉम्बे को फॉलो करने की कोशिश करें. फ्राइडे को नॉर्मली वैसे भी प्रेशर का दिन होता है. लोग जो डे ट्रेडर टाइप के लोग हैं वो आमतौर से स्क्वायर ऑफ करते हैं पोजीशन को और चले जाते हैं. तो मार्केट का फ्राइडे को दिन गिरना स्पेशली सेकंड हाफ में एक नॉर्मल सिचुएशन है. सिंगापुर में 18 प्लस रहा. आइए एक लाइव कॉल से बात करें. हेलो हेलो नाज़रीन, आज की जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो ये है कि CCOP जो है हमारी जो उसने प्राइवेटाइजेशन कमीशन को कहा है कि गो अहेड विद इन डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टील मिल, PIA, कैपको एंड पावर सेक्टर यूटिलिटीज़. तो अब ये फिर से जोर लगा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ और उनको पुश किया जा रहा है करो, क्योंकि ये नून लीग की एक फ़िलासफ़ी है कि गवर्नमेंट को बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. इसलिए वो उनके मंशूर में शामिल था और उन्होंने आते ही कहा था कि 65 जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ हैं उनको ग्रेजुअली वो प्राइवेटाइज़ कर देंगे. तो PIA पे काफ़ी रिजल्टमेंट आई. स्टील मिल पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मामला बन जाता है, मगर ये कह रहे हैं कि नहीं हम ये करेंगे. ये आइए एक लाइव कॉल से बात करें. हेलो हेलो जी जनाब. अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब. वालेकुम जनाब. तारिक साहब, ये बताइए कि फौजी सीमेंट कैसा रहेगा और ये अस्करी बैंक. दोनों ही हमारे फौजियों का है. फौजी सीमेंट में अभी एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वो 45 से घट के 35 अरब पे आ गया था, और उससे पहले भी उनका एक जो यूनिट 1 था वो मेंटेनेंस के लिए बंद था. तो ये जो एक्सीडेंट हुआ उसमें काफ़ी उनका नुकसान हुआ है सेकंड लाइन में, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, शुक्र है. इतना बड़ा साइलो गिरा. फर्स्ट जो उनका वो है लाइन, वो बहुत जल्द वापस प्रोडक्शन में आने वाला है. इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी जो आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है इसको ले लें, और ये जैसी ही अपनी प्रोडक्शन आ जाएगी इसके 1-2 महीने के अंदर तो ये फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा. ओवरऑल बहुत अच्छी कंपनी है ये 6 रुपये पे था जब मैंने लोगों से कहा था ख़रीदें. 45 तक देख के नीचे आया. और ये अस्करी बैंक का जहाँ तक ताल्लुक़ है, एक मीडियम साइज़ बैंक, डूइंग वेल. इसको भी आप दोनों को रखें, अच्छा है, दोनों अच्छे हैं. आई लाइव कॉल से बात करें.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हाजी साहब। सर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कॉटन एक्सचेंज, कॉटन के बारे में। कॉटन के बारे में जी बताएं। सब कॉटन की प्राइस जो है 6500 रुपीज हो गई हुई है कराची में। अच्छा और इंडिया ने कल रात को हमारे यहाँ से इम्पोर्ट की है कॉटन। अच्छा इंडिया ने कॉटन इम्पोर्ट की क्योंकि इंडिया में इस वक्त 7,500 रुपये टन चल रहा है, वो 7,500 रुपये का रेट है। अच्छा, तो हमारे यहाँ तो कॉटन की वैसी शॉर्टेज थी, प्रोडक्शन भी हमारी कम हुई 1/3, और मैं तो सुन रहा था कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं कॉटन। हेलो हाजी साहब बहुत ही एक्सपीरियंस बिजनेसमैन है और किसी महफिल में मिले थे, उसके बाद से माशाल्लाह एक कॉल करते हैं और बड़ी मुफीद बातें बताते हैं, इनको बहुत नॉलेज है इन चीज़ों की। तो ये अच्छी बात बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम कॉटन। कुछ दिन पहले तक इंपोर्ट की बातें थी और हमारे यहाँ कॉटन सस्ता है, विच इज़ ए वेरी प्लेजेंट सरप्राइज़ फॉर मी। और इंडिया में महंगा है, आमतौर से हर चीज़ हमारे यहाँ महंगी हो गई है, बाहर सस्ती है। तो हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि बहरहाल अगर कुछ सरप्लस है, एक्सपोर्ट हो गया, अच्छी बात है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक साहब, ये जो हम स्क्रीम चलाते हैं, अब 1 रुपया 2 रुपया जो होता है डिविडेंड, जो डिविडेंड नहीं देता है इनकी पट्टी नहीं चलाया करें ना। कोई अच्छी वो दूसरे भी है ना, स्टील मिल है और कोई भी है, अच्छा रहे ना वो। अच्छा। अब ये 1 रुपया है 1.5 रुपया, उसमें आप बंदे घुसते हैं, वो मार भी खा जाते हैं सर। हाँ, ये आपकी बात सही है। 1 रुपये 2 रुपये जो हो गए उनमें तो बेसिकली दे आर सिक कंपनीज। जैसे ही कोई कंपनी 10 रुपये से नीचे आती है, आप समझ लीजिए कि उसमें प्रॉब्लम्स हैं। उसको या तो कारोबार का जो उसका प्लान था वो सही नहीं था, या उसके मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं, या कुछ और हैं। तो 10 से जैसे जैसे नीचे आता जाता है, 2 रुपये का मतलब तो ये होता है कि कंपनी इज़ ऑलरेडी ऑन ICU, उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं बात करूंगा रिसर्च हेड से कि हो सके तो ये जो छोटी छोटी कंपनीज़ को हटा के, और बहुत सारी कंपनीज जो आप लोगों को नज़र नहीं आती, जैसे शीज़ान है, मरी बेवरी है, ये मिचल्स हैं, इस तरह के नेशनल फूड है, ये सब बहुत ही अच्छी कंपनीज़ हैं। और उनके शेयर्स की कीमतें जो हैं पिछले 5-10 साल में डबल तो क्या 10-10 गुना हो गई हैं, पहचान में नहीं आती। और दे आर वेरी हेल्दी कंपनीज, दे आर डूइंग वेरी वेल एंड वी शुड हाईलाइट दैट। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो जी। सलामकुम जी। वालेकुम जनाब। सर नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ से ये नहीं साहब, वेलकम टू द शो सर। पूछना था बैंक अल-फलाह के बारे में, और दूसरा पूछना था आदम जी इंश्योरेंस ने इस साल कितना प्रॉफिट दिया। आदम जी ने बैंक अल-फलाह के में कुछ पिछले दिनों 1-2 डिक्लाइन आई थी, सही उसकी वजह पता नहीं है। जहाँ तक आदम जी का सवाल है, वो 50 रुपये का शेयर है, मेरे ख्याल में 2-3 रुपये देता है आपको डिविडेंड हर थोड़ा दिन पे। वेरी गुड कंपनी, आप इसको रखिए। आदम जी एक किचन शेयर है जो आपको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम देता है। बैंक अल-फलाह भी ठीक है, वक्ती तौर पे कुछ गिरा था, कोई वजूहत हुई होंगी, अदरवाइज इट्स रन बाय वेरी स्मार्ट पीपल फ्रॉम एक्स BCCI, ओन्ड बाय अबू धाबी पीपल। इट्स ए गुड बैंक। आई क्लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, आज की जो और अहम ख़बर है उसमें एक ज़िक्र है बाइक की कीमत बढ़ने का। एटलास होंडा लिमिटेड ने कहा है कि वो अपनी कीमतें बढ़ा रहा है। CG 125 प्राइडर ड्रीम, ये सब को 500 रुपये। अच्छा जी, ये जो बड़ी बड़ी बाइक्स हैं लाखों में आने लगी हैं और इनकी आजकल डिमांड बहुत हो रही है, क्योंकि लोग इनको प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ पावर एंड बिकॉज ऑफ गुड स्प्रिंग, जो शॉक ऑब्जर्वर वगैरह अच्छे होते हैं। तो ज़्यादा उम्र के लोग अब इसके तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने कीमतें बढ़ा दी है। इस सिलसिले में एक बात जो और मैं कहता रहता हूँ अवामी इंटरेस्ट में, कि ये जो सस्ती बाइक बिकती हैं चाइनीज़ 38-40 हज़ार में, उस पर गवर्नमेंट 10,000 टैक्स लेती है। मेरी डिमांड है कि इस तरह, क्योंकि गरीबों के इस्तेमाल की चीज़ है, उसमें से टैक्स हटा के 0 कर दिया जाए ताकि ये 28 वगैरह की मिलने लगे। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम जनाब। सर ये आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, जी।
शुक्रिया। एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे जी जी। कि इस पे आप गोल्ड और सिल्वर के रेट कर दिखाया करें फ्लैश में। अच्छा ठीक है। आजकल हम लोग हर थोड़ी देर पे आपको करेंसी रेट और गोल्ड रेट तो बताते रहते हैं थ्रू आउट द डे, और ऐड करना इसको कोई इतना मसला नहीं है, बल्कि मेरे पास गोल्ड का रेट होता है डेली, बल्कि मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए कल से कोशिश करूँगा कि इसका भी जिक्र कर दिया करूँ जैसे तेल और गैस का करता हूँ। गोल्ड की कीमत जो है कल 0.08 घट गई है इंटरनेशनल मार्केट में, 1331 का हो गया। सिल्वर जो है -45.45% घट के 20 रुपीज़ डॉलर का हो गया ये। नाज़रीन, आज के जो वॉल्यूम लीडर हैं उसमें TRG पाकिस्तान सर फहरिस्त है, 13.9 मिलियन का काम हुआ इसमें। ये 35.41 का हुआ विद इंक्रीज़ ऑफ 78 पैसा। सुई गैस नॉर्दर्न जो है उसमें 7.9 मिलियन का काम हुआ है, 0.15 बढ़ के ये 40 का हुआ। सुई नॉर्दर्न को मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप लें, क्योंकि ये आस्ते आस्ते आप देखिए बढ़ते ही चला जा रहा है। अब ये 40 भी आज इसने क्रॉस किया है, ये मज़ीद ऊपर जाएगा। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब। जी, मियाँ सलमान साहब बात कर रहा हूँ लाहौर से। कैसे हैं आप? जी साहब, बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर मैंने पूछना था आपसे कि ये जो गवर्नमेंट ने नया टैक्स लगाया है रियल एस्टेट के ऊपर, और जिसके ऊपर वो कहते हैं कि वो जो ब्लैक मनी सारी एस्टेट पे और उस पर सारा टैक्स लगेगा, तो हमारे मुल्क में रियल एस्टेट और स्टॉक्स अलाइन काफी चल रही होती है। देखने में आज तक यही आया है कि अगर स्टॉक्स ऊपर जाती है, रियल एस्टेट ऊपर जाती है। अगर इन केस इस टैक्स की वजह से रियल एस्टेट प्राइसेस फॉल करती हैं, तो हमारी स्टॉक्स के ऊपर उसका क्या आएगा, तमाम शेयर्स के ऊपर, ना सिर्फ एक बल्कि पूरी मार्केट के ऊपर? देखिए, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि स्टॉक मार्केट दो मार्केटों से compete करता है। एक तो मनी मार्केट है जहां आप डिपॉजिट के रेट्स से compete करता है। अगर डिपॉजिट के रेट बढ़ जाएं तो फिर लोग स्टॉक से निकाल के डिपॉजिट में रख देते हैं पैसे। दूसरे जो मार्केट से compete करता है स्टॉक मार्केट, वो है रियल एस्टेट मार्केट। पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत ज़बरदस्त इजाफे हुए हैं। लाहौर का मुझे नहीं पता, कराची में तो ये हुआ कि डिफेंस के प्लॉट जो 50-80 लाख के होते थे दम से 4-4, 5-5 करोड़ पे चले गए। और ये जो दूर दराज इलाक़ों में बहरिया और डिफेंस वगैरह के सोसाइटीज़ बन रही हैं, वहाँ भी प्लॉट्स बड़े महंगे हो गए। तो रियल एस्टेट में एक ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हो रही थी ब्लैक मनी की, और उसी को रोकने के लिए ये नया कानून बना है, और इससे गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू में बहुत खातिर खा इजाफा होगा। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट ये भी होगा कि अब लोग बजाय प्रॉपर्टी में लगाने के स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, और शायद यही वजह है कि इस हफ्ते आप देखें कि 1200 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ चुकी है मार्केट, और आज देखिए क्या क्लोज आता है। तो ये एक फैक्टर बन गया है मार्केट को ऊपर ले जाने का, और मैं समझता हूँ इसी ब्लैक मनी जो डाइवर्ट होगी लैंड से, वो भी एक फैक्टर बन जाएगा इस मार्केट को 40,000 तक ले जाने के लिए। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम जनाब। सर, उकाड़े से रियाज बात कर रहा हूँ। BOP के उकाड़ा से बारे में पूछना है। 3 साल से डूबा हुआ, 11 रुपए पे बैठा हूँ। DOP, अच्छा, बैंक ऑफ पंजाब। सर ये मैं भी आपके अंदर मैंने भी लिया था, शायद 10.5 पे लिया था ये सोच के कि 14 हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं, और अभी 8-8 पे घूम रहा है। बैंक ऑफ पंजाब। सर आप उकाड़ा से बात कर रहे हैं, लाहौर के करीबी रहते हैं। मैं पूरा अभी पंजाब घूम के आया हूँ, हर जगह देखा इनके ब्रांचेस में रश लगा हुआ। गवर्नमेंट तमाम के तमाम स्कीम्स इनके थ्रू रोल आउट करती है, लेकिन फिर भी ये कि इसकी प्रॉफिट होता भी है, पता नहीं किधर चला जाता है। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है एज ए फॉर्मर बैंकर, मैं समझता हूँ कि इनके पास अभी भी बैड लोन्स हैं, बुरे कर्जे जो इन्होंने पहले दिए थे वो अभी तक बाहर निकल के आते हैं, और वो जो भी प्रॉफिट होता है वो खा जाता है, इसलिए ये कीमत नहीं बढ़ रही है। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, उसके बाद जो शेयर लाइमलाइट में है वो 7.9 मिलियन के साथ दीवान मोटर है।
दीवान के दोनों कंपनीज़ में हमने कल से मूवमेंट देखी है पॉजिटिव, और शायद इसकी वजह ये हो कि वो जो बीच में खबर आई थी कि इनकी निगोसिएशन जो है बैंकों से फेल हो गई है, वो हो सकता है फिर से स्टार्ट हुई हो। और मैं एज ए फॉर्मर बैंकर ये कहता हूँ कि बैंकर तो एक दफ़ा कर्ज़ा दे के फंस चुका होता है, उसको बड़ी मजबूरियाँ होती हैं, उसके पास चॉइस नहीं होता कि बिल्कुल ही हाथ छुड़ा ले, तो वो बार बार कोशिश तो करता है कि डूबे हुए रकम को निकाले। दीवान ग्रुप में बहुत बैंकों के को नुकसान हुआ है, लोग कहते हैं 93 बिलियन का नुकसान हुआ, और जिसकी वजह से खादिम अली शाह बुखारी बैठ गया, सिल्क बैंक का बुरा हाल हुआ और ये NIB का बुरा हाल हुआ। तो वो अब कुछ निकालने की कोशिश करेंगे और ज़रूर निगोसिएशन करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा कंसेशन देंगे। तो लगता है कि फिर से कोई कामयाबी हुई है जिसकी वजह से दोनों शेयर्स बढ़ रहे हैं। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि आप लोगों से कि बहुत ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता दोनों शेयर को। हो सकता है निगोसिएशन फेल हो जाए, फिर से प्रॉब्लम में आ जाए। आपके पास चॉइसेस बहुत हैं, 600 कंपनियाँ हैं, इन दोनों से दूर नहीं कहूँगा, जिनके पास है वो रोक के रखें, लेकिन मज़ीद ना लें, और नए लोगों को मना करता हूँ कि ना लें। पता नहीं क्या हो इसके साथ, ये एक ट्रबल्ड ग्रुप है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम जनाब। सर ये एंग्रो पावर कादरपुर और हबीब बैंक की क्या पोजीशन है? एंग्रो पावर एंड हबीब बैंक। और हबीब बैंक जनाब, हबीब बैंक तो वन ऑफ द टॉप बैंक्स ऑफ द कंट्री है, टॉप 5 में है, और आजकल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रेट भी इसके अच्छे हो गए। इमर्जिंग मार्केट में भी इसका शुमार होगा, तो वहाँ भी बहुत बड़ी डिमांड आएगी इसकी। जब अगले साल अप्रैल तक ये फॉर्मली हम लोग इमर्जिंग मार्केट में आ जाएंगे, तो बहुत सारे फंड्स जो कि फार्मूला बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो मजबूरन ना चाहते हुए भी बहुत बड़ी रकम पाकिस्तान में लगाएंगे और हबीब बैंक जैसे शेयर्स ख़रीदेंगे जो कि बड़े शेयर्स हैं, जिनके फ्लोट अच्छी है। जहाँ तक एंग्रो पावर का ताल्लुक़ है, एक नॉर्मल पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी है। इस तरह की जो यूटिलिटीज़ होती हैं बड़ी सेफ़ इन्वेस्टमेंट होती हैं, आमतौर से बैंकर आंख बंद करके पैसा देते हैं इनको, और इनका पैटर्न ये होता है कि ये 10 रुपये का शेयर 30 रुपये पे आके रुक जाता है, और ये जो डिविडेंड जो कमाते हैं वो बांटते जाते हैं, इसलिए मज़ीद भी बढ़ता नहीं है ये। तो एंग्रो पावर आपके पास है तो इसको रखिएगा। सैफ, एंग्रो, ये सब जितने हैं ये सब आपको 30 रुपये के करीब नज़र आएंगे आमतौर से, और साथ साथ डिविडेंड देते रहते हैं। तो इसको हम किचन शेयर कहते हैं, और ये रखना बहुत अच्छा होता है। नाज़रीन, यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, आज 4 दिन से जो हमारे यहाँ मुसलसल पॉजिटिविटी थी, आज वो स्पेल टूट गया और -59 पे मार्केट क्लोज हो गई। इस तरह से 1229 पॉइंट का इजाफा हो गया इस वीक में, विच इज़ वेरी वेरी गुड, मोर देन हैप्पी। और इस तरह से 39,198 के लेवल पे क्लोजिंग हो गई है। इंशाअल्लाह 40,000 की तरह रवानगी है और चलेगी ये। इस पर एक फैक्टर ये वैल्यूएशन का इशू आ गया, जिसकी वजह से अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा रियल एस्टेट ख़रीदना, क्योंकि बहुत कम पैसे, वाइट पैसे दिखा के, बाकी ब्लैक पैसे कैश वगैरह दे के लोग ले लिया कर सकते थे, अब नहीं ले पाएंगे। बेचने वाले को तो कोई मसला नहीं है, ख़रीदने वाले के लिए बड़ा मसला आ गया है, इसलिए काफ़ी पैसा इस तरफ डाइवर्ट होगा और ये भी एक फैक्टर बनेगा 40,000 की तरफ। इस सिलसिले में एक हंगामा हो गया है, बड़े लोग परेशान हैं, सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों के पैसे, ज़्यादातर पैसे रुश्वत का है और उनको छुपाने की जगह नहीं मिलती। जैसे कोयटा में रईसानी साहब ने तो घर में ही अरबों रुपए रखे हुए थे तो पकड़े गए, तो उसको छुपाने का यही ज़रिया है कि आप बड़े बड़े स्टेट ये लैंड ले लेते हैं, लोग दिखाते हैं थोड़ा सा पैसा, असल बहुत बड़ा पैसा देते हैं, और वो उनके लिए बड़ा इजाफे का भी बायस होता है। तो बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। मुझे तो डर है कि शायद ये रूल रिवर्स हो जाए या कोई एमनेस्टी आ जाए। तो इस सिलसिले में मंडे को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो रही है जिसमें एमनेस्टी के बारे में भी सोचा जाएगा, क्योंकि अभी जो हालात हो गए हैं ये बहुत ज़्यादा पैसे वालों के लिए बड़ी मुश्किलात का सबब है। लेकिन ये एक बहुत पुरानी डिमांड थी मेरी, 2009 से जब से मैंने माशी मसाइल शुरू किया, पहले डिमांड्स में से ये था। उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें की,
लेकिन ये एक फुलफिल होता हुआ नज़र आ रहा है, तो मुझे इसकी बड़ी खुशी है। हुकूमत को बिल्कुल ही सख्ती से इस पर अमल करना चाहिए, बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए, बल्कि कानून बनाना चाहिए इंडिया जैसा, जिसके तहत कोई आदमी जब कोई अपनी रजिस्ट्री कराने जाता है तो उससे रजिस्ट्रार साइन करवा लेता है बेचने वाले से, वो जो पेपर पे लिखा होता है कि जी इतने में मैं बेचने के लिए तैयार हूँ, तो उसके बाद वो पता करता है कि एक्चुअल मार्केट वैल्यू क्या है। अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है तो उसको 2 दिन 3 दिन के बाद बुलाते हैं और उसको वो जो उसने लिखा हुआ होता है उससे 25% ओवर दे के गवर्नमेंट ले लेती है वो ज़मीन या जायदाद। तो ये कानून पाकिस्तान में भी होना चाहिए, इससे काफ़ी इस पर कंट्रोल आएगा। मगर फ़िलहाल अभी जो तय हुआ है कि वैल्यूएशन कमेटी बनेगी और वो बताएगी कि ये सही है या नहीं, उस पर तो अमल होना ही चाहिए। इस सिलसिले में अप्रैल के महीने में सिराज कासिम तेली साहब मेरे पास इस शो में आए और उन्होंने बताया था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने क्लिफ्टन के इलाके में एक ज़मीन ख़रीदी 44 करोड़ की, क्योंकि चैम्बर तो वाइट मनी था, उनको छुपाने की ज़रूरत नहीं थी, मगर उसके वजह से पूरे सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि उससे पहले उसी किस्म की ज़मीन बड़े आसानी से 3-4 करोड़ में रजिस्टर हो रही थी। तो आप सोचें कि अगर ऐसा है तो 10-10 गुना इजाफा होगा रेवेन्यू में, जिसकी सख्त ज़रूरत है इस मुल्क को। यहाँ वो कौन देगा? ये अमीर लोग देंगे, और ज़्यादातर पैसा तो आपको पता ही कहाँ से आता है। इतना पैसा एक आम आदमी तो कमा ही नहीं सकता, पूरी ज़िंदगी नहीं कमा सकता। 40 करोड़ 50 करोड़ नौकरी करके या कोई नॉर्मल कारोबार करके, या तो आज़ादारी होती है उसके पास या कोई और तरीके होते हैं कमाने के। तो उससे अगर हम कुछ पैसे ले लें और गरीबों पे ख़र्च कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी। इस पर बिल्कुल ही हुकूमत को पीछे नहीं हटना चाहिए। साथ ही साथ डिमांड करता हूँ कि 35 लाख लोग अमीर तरीन इसी तरीके से हुए हैं, जिनके पर कोई टैक्स नहीं देते, NTN नंबर नहीं है, उन पे जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। उसको करने में कोई रुकावट नहीं है। नादरा डेटा के बेसिस पे ये लिस्ट बनी है, जिसकी ख़बर और जिसकी नॉलेज और जिसकी एक्नॉलेजमेंट नासिर खान साहब जो FBI के चीफ़ है वो ख़ुद भी कर चुके हैं। तो अगर नासिर खान साहब आपको ये बात पता है तो आपको कौन रोक रहा है? यू आर दी चेयरमैन, आप करें काम। और अगर आपको कोई रोकता है तो वो आके बताएं, हमें इस चैनल पे फ़ोन करके बताएं कि जी मैं कि करना चाहता हूँ लेकिन इसाक़दार रोक रहा है या प्राइम मिनिस्टर रोक रहा है, फिर हम उसकी खिंचाई करेंगे। लेकिन आपका काम है ये लगाना, आपके पास नॉलेज मौजूद है, लगाएं इसको। साथ ही साथ डिमांड करता हूँ कि पहले इस मुल्क में वेल्थ टैक्स हुआ करता था अमीरों के ऊपर, उसको फिर से लागू करें। इसी तरह इनहेरिटेंस टैक्स या स्टेट ड्यूटी हुआ करती थी, बड़ी जायदाद वाले जब मरते थे तो उनसे एक सर्टेन पोर्शन गवर्नमेंट ले लेती थी, वो लगाने की फिर से कोशिश करें 30-40%, तब जाके यहाँ पे ये जो दौलत का अंबार लग गया है थोड़े से लोगों के पास। भुट्टो के ज़माने में 22 फैमिली का जिक्र था, अब कहते हैं 600 फैमिलीज़ के पास बेइंतहा पैसा आ गया है, जबकि आम आदमी जो है भूखा मर रहा है। 6 करोड़ लोग यहाँ भूख से मरते हैं, 75% सिंध के लोग भूखे हैं, गरीब तरीन है। फाटा के 74% लोग फ़कीर हैं और बलूचिस्तान में 71% लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। उनको जल्द से जल्द रिलीफ देने के लिए ये टैक्स मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ये एग्जिस्टिंग पार्टीज़ नहीं लेंगी तो मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ नई पार्टी आ रही हैं जिनके ये मंशूर में ये शामिल है। आप लोग उसको वोट दे के जितवाएँ, और अभी की जितनी पार्टियाँ आपस में मिल के लूट रही हैं इनका सफाया कर दें। आइए क्लाइव से बात करें। हर चीज़ में लूट है, आटे से लेकर चीनी तक। आइए क्लाइव से बात करें। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। अदनान साहब वेलकम साहब। तारिक साहब बताइएगा, मैंने कोट अद्दू लिया था ये 93 पे, ये अब नीचे जाना शुरू हो गया है, कोई इसकी कोई खास वजह है? सर आज भी खबर आई है कि कैपको की जो 40% शेयर होल्डर गवर्नमेंट के पास है वो बेच रही है और मैनेजमेंट भी छोड़ देगी। वो अब मैनेजमेंट तो अभी भी मेरे ख्याल में सेमी इंडिपेंडेंट है, 40% शेयर होल्डिंग की वजह से गवर्नमेंट के डायरेक्टर्स होंगे उसमें। कैपको क्यों नीचे गया मैं खुद इससे पे हैरान हूँ। जब मैं आया था तो 2009 में तो कैपको हबको दोनों ही 12-12 रुपये पे हमने लिए थे। बाद में जब ये कैपको हमेशा अगर हबको 12 का होता था तो कैपको हमेशा 18 का होता था, उसकी वजह भी है। वजह यह है कि कैपको की कैपेसिटी है 1800 मेगावाट, जबकि हबको की कैपेसिटी है 1200 मेगावाट।
तो कैपको हमेशा महंगा होता था, वो ज़्यादा डिविडेंड देता था, हब को कम देता था। लेकिन अब उल्टा हो गया है, हब को तो चला गया 117 वगैरह पे और कैपको जो है वो नीचे आ गया है। इसकी हो सकता है लीकेजेस हो, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो, वजह मुझे नहीं सही पता, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन की वजह से भी इसकी कीमत बढ़ेगी। तो आज पता नहीं कितने का है ये, अब आपके पास है तो इसको रोक के रखें। अगर ये प्राइवेटाइजेशन के बाद अगर मैनेजमेंट में बेहतरी आएगी तो इट शुड गो अप। आइए क्लाइव से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक साहब, कमर बोल रहा हूँ कराची से। कमर साहब वेलकम सर। जी, पीपीएल के मुतालिक क्या ख्याल है आपका? सर पीपीएल ने बड़ी डिस्कवरी की है, आपके पास अगर है आपको खुश होना चाहिए। आपकी कंपनी बहुत तेज़ी से काम कर रही है। अभी केपी के किसी जगह पे मोल के साथ, इनका मोल एक कंपनी है बाहर की, वो उनके साथ इनको बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई है। तो तेल की कीमत जो जहाँ भी हो, ये इसी के साथ ओजीडीसी की खबर कल आई थी, 2200 बैरल डेली प्रोडक्शन की एक डिस्कवरी हुई है। तो ये दोनों कंपनीज़ में डिस्कवरी हो रही है और इनके फॉर्चून सिर्फ तेल से रिलेटेड, कीमत से नहीं रिलेट होते, वॉल्यूम से भी रिलेट होते हैं। और वॉल्यूम उस वक्त बढ़ जाता है जब इनको डिस्कवरी होती है। तो ये 3-4 जो हमारी कंपनी है, POL, PPL, OGDC और मरी, ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इनके बच्चे जगह जगह जंगल बियाबान में घूम रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और माशाल्लाह इनको कामयाबियाँ भी मिल रही हैं। तो PPL को भाई कभी ना बेचिएगा। आइए क्लाइव से बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब। तारिक साहब, मैं अब्दुल खलील बात कर रहा हूँ कराची से। तारिक साहब, ये आज अमीरी स्टील का क्या आप देख रहे हैं? 1-2 दिन से वो बढ़ रहा है और आज अपर कैप लगा हुआ था। जी 2.4। दूसरी बात ये कि सिस्टम लिमिटेड, सिस्टम टेक्नोलॉजी सेक्टर में वो कैसा शेयर है? सिस्टम बहुत अच्छी कंपनी है। पहली दफ़ा ऐसी कंपनी बनी है जिसमें 11 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और वही मालिक भी उसके हैं, सब कुछ वही है। जैसे पैटर्न इनका है फेसबुक वगैरह का, उस टाइप की ओनरशिप इसकी है। और ये मेरे ख्याल में अभी 31-32 पे बिक रहा है। बहुत अच्छी कंपनी है, कमाती है और इसको बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं। ये जो CDC का पूरा निज़ाम उन्होंने बनाया है और उनको मुसलसल काम मिल रहा है। इट्स ए गुड कंपनी, कीप योर इन्वेस्टमेंट। जहाँ तक अमरीली का ताल्लुक़ है, अमरीली आपको पता है कि आया था जब मार्केट में, तो उसने एक्सपेक्ट किया था कि 50-55 वगैरह पे बिकेगा वो उसका IPO, लेकिन वो 95 वगैरह पे बिक गया। और उस ज़माने में मैं शो नहीं करता था तो लेकिन उसके बाद से वो नीचे आया, अब आस्ते आस्ते बढ़ना शुरू हुआ है। अमरीली ने क्या किया था, आप लोगों से पैसे लिए IPO किया। उसने कहा कि उसको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी थी, तो उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी की ज़रूरत थी। तो उसने ये सोचा था कि 54 वगैरह मिल जाएगा तो आधा तो आप लोगों से मिल जाएगा, आधा बैंक से कर्ज़ा ले लेगा। लेकिन क्योंकि 95 पे बिका तो उसको इतना पैसा मिल गया कि बैंक से उसको कर्ज़े लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप लोगों ने जो ज़्यादा बढ़ा के दे दिया, उसी से वो एक्सपेंशन हो रहा है। और ज़ाहिर है जब एक्सपेंशन होगा तो प्रॉफिट बहुत होगा और साथ साथ कर्ज़ा भी नहीं है, कर्ज़े का भी बोझ नहीं है। तो इन ड्यू कोर्स इस शेयर को काफ़ी ऊपर जाते हुए मैं देखता हूँ। जिसके पास अमरीली है रखे, जिसके पास नहीं है ले ले। ये फिर से 80-90 पे जाएगा जनाब। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। जनाब मैं लाहौर से इलियास अर्ज कर रहा हूँ सर। इलियास साहब वेलकम सर। जी सर, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर। मैंने जी आपकी आवाज़ गूंज रही है, टीवी की आवाज़ आप बंद कर लें प्लीज़। जी सर। जी सर। जी सर, मैंने फौजी सीमेंट के बारे में पूछना है, इसका फ्यूचर क्या है? कौन सा, फिर से कहिएगा नाम। प्रोड्यूसर साहब क्या नाम बताया इन्होंने? फौजी सीमेंट, अच्छा जी, FCCL। सर FCCL में एक हादसा हो गया था और उसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन कम्प्लीटली रुक गई। 25 टन का वो साइलो गिर गया। खुदा का शुक्र है कोई कैजुअलिटी उसमें नहीं हुई, लेकिन डिसरप्शन आ गई 4-5 महीने के लिए सेकंड लाइन का जिसका वो गिरा था। जहाँ तक फर्स्ट लाइन का ताल्लुक़ है वो पहले से बंद पड़ा हुआ था मेंटेनेंस में, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह वो रीस्टार्ट हो जाएगा विदिन अ मंथ और सो।
तो उसके बाद से पार्शली तो प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, सेकंड लाइन भी 2-3 महीने में आ जाएगी। इसको बिल्कुल रोक के रखिएगा। एक्सीडेंट होता है, कोई बड़ी बात नहीं, आपकी कंपनी है, हो गया हादसा, 3-4 महीने की अगर प्रोडक्शन ना हुई तो नुकसान तो हुआ है, लेकिन ये 45 से गिर के 35 पे आया और अब जो है ये आस्ते आस्ते ऊपर जा रहा है और इंशाल्लाह ये वापस जाएगा 45 पे। जिसके पास है उसको होल्ड करके रखें। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म, या लाइव कॉल लूँ या शेयर बताऊँ? अच्छा चलें जी, लाइव कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, लाइन सही नहीं है। नाज़रीन, और जो शेयर्स आज लाइमलाइट में है वो एंग्रो फर्टिलाइज़र है, 70 पैसे बढ़ के 66.66 का हुआ, 7.7 मिलियन का काम हुआ है। एंग्रो फर्टिलाइज़र अभी 20% बेचा गया, एंग्रो ने बेच दिया किसी और को 66 के रेट पे। तो ये जो अभी नीचे आ गया था 65-4 वाला पे, तो मैंने कहा था 66 तो हर हाल में इसका बनता ही बनता है, आज देखिए उससे ऊपर आ गया। इसकी हमारी जो अपनी कैलकुलेशन है वर्थ इसकी बनती है 77, तो आप लोग इसको होल्ड करके रखें। और उसके बाद जो नाम आ रहा है वो है पेस पाकिस्तान का, जहाँ 16 पैसे का इजाफा हुआ, 7 बिलियन का काम हुआ है। ये एक डेवलपमेंट कंपनी है, वाहिद डेवलपमेंट कंपनी आई थिंक लिस्टेड है, लाहौर में इनका काम है, ऑफिस वगैरह बनाते हैं ये। इनकी भी बैंक से निगोसिएशन हुई थी और बैंकों ने इनको खासा सपोर्ट दिया था, उसके बाद से ये शेयर 2-3 रुपये से बढ़ते बढ़ते अब तकरीबन 7 रुपये का हुआ है। और अगर इनके प्रोजेक्ट्स कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह ये शायद ये निकल के आ भी जाए बेहतरी की तरफ मज़ीद। दीवान सीमेंट उसके बाद है, उसमें 25 पैसे की कमी है, 15.98। तो ये भी ये जैसा कि मैंने पहले कहा कि दीवान ग्रुप से दूर रहें तो अच्छा है। और बहुत अच्छे शेयर्स आपके पास मौजूद हैं। फौजी फर्टिलाइज़र बिन 57 का हुआ, इसको और लें, ये मज़ीद ऊपर जाएगा। उसके बाद कराची इलेक्ट्रिक है जो 8.2 का है, उसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता मैं। हाईटेक लुब्रिकेंट 66 का हो गया, ये भी नीचे आ गया था अपने IPO रेट से, इसको भी आप रिकमेंड करता हूँ। आज 2.17 बढ़ा हुआ है, यानी सर्किट ब्रेकर तोड़ा इसने भी। और साथ साथ जो सर्किट ब्रेकर पाक इलेक्ट्रॉन में भी 30 पैसे का इजाफा रिकमेंडेड। नेशनल बैंक में 59.7 का हुआ, ये भी रिकमेंडेड है क्योंकि इसकी भी प्राइवेटाइजेशन की बारी जल्द आ रही है। हम DGK सीमेंट 204 का हो गया, 1.94 बढ़ा हुआ है, रिकमेंडेड। हबीब बैंक में 2.64 का इजाफा है, 212 का हुआ। अब ये बिल्कुल MCB के करीब आता जा रहा है, दे आर डूइंग वेल नाउ। पावर सीमेंट 11 रुपये का हुआ, रिकमेंडेड। मैपल लीफ सीमेंट 112 का रिकमेंडेड। बैंक ऑफ पंजाब आया हुआ इस लिस्ट में, नॉट रिकमेंडेड। यूनाइटेड बैंक 180 रिकमेंडेड। बाइको है नॉट रिकमेंडेड। पाक रिफाइनरी 45.69 का है। ये अब आस्ते आस्ते अब बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे इसके प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ जाएगी। अमीर अली स्ट्रीट में आज अपर लॉक 2.41 का, और ये अब इंशाल्लाह ये आस्ते आस्ते ऊपर जाएगा, इसको ले लें। फौजी सीमेंट 38 का है, इंशाल्लाह ये वापस 45 पे जाएगा, अभी ले सकते तो ले लें। चिराट सीमेंट 130 का है, 2.65 बढ़ा हुआ है, अपर लॉक रिकमेंडेड। एंग्रो कॉर्पोरेशन 339 का 1.52 रिकमेंडेड। पायनियर सीमेंट 120 का हुआ, 1.45 बढ़ा हुआ है, 1.4 मिलियन का काम हुआ, रिकमेंडेड। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।